कल्पना कीजिए कि आपका सबसे बड़ा बाजार अचानक आपकी खरीदारी आधी कर दे। हाँ, और ये किसी भी कंपनी के लिए एक सपने जैसा, मेरा मतलब है एक भयानक सपने जैसा होगा। बिल्कुल। और सोचिए कि आपका मुख्य कच्चा माल देने वाला देश सप्लाई पर पूरी तरह से रोक लगा दे, और जिस इंडस्ट्री पर आप सबसे ज्यादा निर्भर हैं वहां भारी मंदी आ जाए। मतलब किसी भी सामान्य कंपनी के लिए ये तो सीधा दिवालिया होने की परफेक्ट रेसिपी है ना? बिल्कुल सही कहा आपने। हर तरफ से रास्ते बंद लगते हैं ऐसी स्थिति में। लेकिन आज हम जिस कंपनी का गहरा विश्लेषण कर रहे हैं ना, उसने ठीक इसी भयानक परिस्थिति का सामना किया है। और हैरानी की बात यह है कि इसके बावजूद उसने अपना अब तक का सबसे बेहतरीन और सबसे ज्यादा मुनाफा कमाने वाला क्वार्टर डिलीवर कर दिया। ये वाकई में, देखिए, कॉर्पोरेट इतिहास की एक बहुत ही असामान्य घटना है। आज हम सोना कॉमस्टार की 31 दिसंबर 2025 को समाप्त हुई तीसरी तिमाही यानी Q3 FY26 के अर्निंग्स कॉल ट्रांसक्रिप्ट के एक डीप डाइव विश्लेषण कर रहे हैं। हाँ, और हमारे पास उनके मैनेजमेंट की बातचीत, फाइनेंशियल नंबर्स और उनकी फ्यूचर स्ट्रैटेजी का पूरा कच्चा चिट्ठा है। बिल्कुल। और इस विश्लेषण का मुख्य उद्देश्य यही समझना है कि कोई कंपनी ग्लोबल सप्लाई चेन की इतनी बड़ी उथल-पुथल, नए टैरिफ नियमों के डर और इलेक्ट्रिक व्हीकल यानी ईवी मार्केट की भारी मंदी को कैसे मात दे सकती है। सही बात है। हम यहाँ 1200 करोड़ रुपए से अधिक के रिकॉर्ड रेवेन्यू और 300 करोड़ रुपए से अधिक के रिकॉर्ड ईबिटा की बात कर रहे हैं। तो ओके, लेट्स अनपैक दिस। चलिए इस पूरी गुत्थी को खोलते हैं। हाँ, जब हम इन शुरुआती आंकड़ों को देखते हैं ना, तो लगता है कि शायद बाजार में सब कुछ बहुत स्मूथली चल रहा होगा। लेकिन ट्रांसक्रिप्ट में तो कहानी कुछ और ही है। बिल्कुल। ट्रांसक्रिप्ट गहराई में जाने पर एक बहुत ही अलग तस्वीर पेश करता है। 1200 करोड़ का रेवेन्यू एक बड़ा माइलस्टोन जरूर है, लेकिन ये सफलता बहुत भारी तूफानों के बीच से होकर गुजरी है। बिल्कुल। और शुरुआत उन दो बड़े तूफानों से करते हैं जिन्होंने कंपनी की जड़ें हिलाने की कोशिश की। मेरा मतलब है जियोपॉलिटिक्स और सप्लाई चेन। सोर्स मटेरियल से एक बहुत ही चौंकाने वाली बात पता चलती है। हाँ, वो रेयर अर्थ मैग्नेट्स वाली बात है ना। हाँ, चाइना ने भारत को हेवी रेयर अर्थ मैग्नेट्स की सप्लाई पर पूरे तरह से रोक लगा दी है। अब जो लोग नहीं जानते उन्हें बता दूं कि ईवी की मोटर बिना मैग्नेट के तो काम ही नहीं कर सकती। सही बात है। चाइना का ये कदम तो सीधा लाइफलाइन काटने जैसा था। बिल्कुल। और इसके जवाब में सोना कॉमस्टार ने अपने 2 व्हीलर और 3 व्हीलर मोटर्स के लिए लाइट रेयर अर्थ यानी LRE मैग्नेट्स वाले डिजाइन पर बहुत तेजी से शिफ्ट किया। और इसके साथ ही अमेरिका में टैरिफ को लेकर भी तो भारी अनिश्चितता थी। हाँ, अमेरिका वाला मुद्दा भी काफी सीरियस था। हालांकि एक अच्छी खबर ये रही कि मध्यम और भारी वाहनों के लिए जो USCMCA टैरिफ राहत थी, उसे 5 साल के लिए बढ़ा दिया गया है। चलो, वो तो एक रिलीफ था। लेकिन इस सब खतरे को भांपते हुए कंपनी ने अपनी ज्योग्राफी यानी अपनी भौगोलिक निर्भरता में एक बहुत ही अग्रेसिव बदलाव किया है। हाँ, उन्होंने अपना पूरा फोकस ही शिफ्ट कर दिया। वाकई ट्रांसक्रिप्ट के आंकड़े बताते हैं कि सिर्फ 9 महीनों के अंदर उनका जो नॉर्थ अमेरिका का रेवेन्यू था वो घटकर आधा हो गया है, और दूसरी तरफ इंडिया का हिस्सा दोगुना होकर अब कुल रेवेन्यू का 55% हो गया है। ये बहुत बड़ा नंबर है ना? और पूर्वी बाजारों का हिस्सा जो पिछले साल तक सिर्फ 33% था, वो अब बढ़कर 8वां% हो गया है। मतलब इसकी तुलना अगर मैं करूं तो ये एक उड़ते हुए हवाई जहाज के इंजन को बीच हवा में बदलने जैसा है। बिल्कुल, बिल्कुल वैसा ही है। उन्होंने न केवल अपना सबसे बड़ा मार्केट अमेरिका से इंडिया में बदला, बल्कि ग्रोथ और 25% का मार्जिन भी बनाए रखा। यहाँ सबसे फैसिनेटिंग बात यह है कि कैसे एक बड़े संकट ने कंपनी को अपनी इंजीनियरिंग क्षमता दिखाने का और बाजार में अपनी हिस्सेदारी बढ़ाने का एक बड़ा मौका दे दिया। आमतौर पर ऐसी स्थिति में कंपनियां घबरा जाती हैं। लेकिन वेट, एक सेकंड, मुझे यहाँ एक बहुत बड़ा झोल नजर आ रहा है। कैसा झोल? देखिए, अगर हेवी रेयर अर्थ्स की जगह लाइट रेयर अर्थ यानी LRE का इस्तेमाल किया जा रहा है, तो क्या ये मोटर की एफिशिएंसी के साथ समझौता नहीं है? मेरा मतलब है, अगर हेवी रेयर अर्थ बेहतर थे तभी तो शुरुआत से उनका इस्तेमाल हो रहा था ना? हाँ, ये सवाल उठना बहुत लाजमी है। तो क्या ये LRE वाला नया डिजाइन सिर्फ एक काम चलाओ जुगाड़ है ताकि चीन की पाबंदी से बचा जा सके? देखिए, ये बहुत ही जायज संदेह है और अर्निंग्स कॉल में भी एनालिस्ट्स की ये चिंता साफ झलकी थी। लेकिन इसके पीछे की मैकेनिज्म को समझना जरूरी है।
हैवी रेयर अर्थ मैग्नेट्स की सबसे बड़ी खासियत ये होती है कि वो बहुत ज्यादा तापमान पर भी अपना मैग्नेटिज्म यानी चुंबकीय शक्ति नहीं खोते। अच्छा, और ईवी मोटर जब बहुत तेज घूमती है तो अंदर बहुत गर्मी पैदा होती होगी। बिल्कुल, भयंकर गर्मी पैदा होती है और लाइट रेयर अर्थ मैग्नेट्स इस गर्मी को बर्दाश्त नहीं कर पाते, उनकी शक्ति कम होने लगती है। तो फिर उन्होंने इस कमजोरी को कैसे दूर किया? अगर मैग्नेट गर्मी नहीं झेल सकता तो मोटर तो फेल हो जाएगी। यही तो उनकी असली इंजीनियरिंग है। उन्होंने कोई काम चलाऊ जुगाड़ नहीं किया, बल्कि मोटर की पूरी बनावट में ही बदलाव कर दिया। उन्होंने मोटर के अंदर कॉपर यानी तांबे का इस्तेमाल बढ़ा दिया। ओह, तो तांबा गर्मी खींच लेता है। हाँ, कॉपर गर्मी को बहुत तेजी से सोखकर बाहर निकाल देता है। इसके साथ ही उन्होंने मोटर के रोटर डिजाइन में भी बदलाव किया ताकि हवा का फ्लो बेहतर हो सके। नतीजा ये हुआ कि एलआरई मैग्नेट्स ठंडे रहने लगे। क्या बात है! और ठंडे रहने की वजह से उन्होंने बिल्कुल वही परफॉर्मेंस दी जो पहले हैवी रेयर अर्थ दे रहे थे। कोई परफॉर्मेंस ड्रॉप नहीं हुआ। ओह वाओ! तो यानी उन्होंने एक कमजोर मैग्नेट की भरपाई एक बेहतर कूलिंग सिस्टम और तांबे के इस्तेमाल से कर दी। ये तो वाकई स्मार्ट है। बिल्कुल। देखिए, बाजार में उनके पास फेराइट मैग्नेट्स का भी एक ऑल्टरनेटिव था, लेकिन फेराइट का वजन बहुत ज्यादा होता है। और ईवी में वजन बढ़ाना तो सबसे बड़ी गलती होती है ना? सही पकड़ा आपने। अगर मोटर का वजन बढ़ेगा तो गाड़ी की बैटरी जल्दी खत्म होगी, रेंज गिर जाएगी। इसलिए कॉपर और एलआरए का ये कॉम्बिनेशन कोई जुगाड़ नहीं था, बल्कि केमिस्ट्री की प्रॉब्लम को फिजिक्स और इंजीनियरिंग से सुलझाने का एक मास्टर स्ट्रोक था। ये तो वाकई शानदार है। मतलब कच्चा माल नहीं मिला तो आपने डिजाइन ही बदल डाला। लेकिन चलिए मान लेते हैं कि मोटर की समस्या सुलझ गई और टैरिफ से बचने के लिए उन्होंने अमेरिका से फोकस हटाकर इंडिया पर कर लिया। लेकिन क्या? अगर वो गाड़ियां ही नहीं बिक रही जिनमें ये मोटर लगने हैं तो इस पूरी इंजीनियरिंग का क्या फायदा? और यहीं से कहानी उस भयानक ईवी मंदी की तरफ मुड़ती है। सोर्स मटेरियल के आंकड़े कहते हैं कि नॉर्थ अमेरिका के ईवी बाजार में वॉल्यूम में 45% की भारी गिरावट आई है। हाँ, ये कोई छोटी मोटी मंदी नहीं है, ये तो एक क्रैश जैसा है। वही तो सोना कॉमस्टार इस मंदी की चपेट में आने से कैसे बच गया? देखिए, ये इस पूरे ट्रांसक्रिप्ट का सबसे दिलचस्प हिस्सा है। नॉर्थ अमेरिका में 45% की गिरावट के बावजूद सोना कॉमस्टार का BEV यानी बैटरी इलेक्ट्रिक व्हीकल रेवेन्यू पिछले क्वार्टर के मुकाबले 21% बढ़ा है। वेट, 21% बढ़ा है? हाँ, और अब ये उनके कुल ऑटो रेवेन्यू का 38% हो चुका है। Here's where it gets really interesting. ये कैसे संभव है? मतलब जब पूरी इंडस्ट्री नीचे जा रही है तो इनका रेवेन्यू ऊपर कैसे जा सकता है? ये मैथ कुछ समझ नहीं आ रहा मुझे। इस मैथ के पीछे का सीधा सा जवाब है डाइवर्सिफिकेशन, और वो भी बहुत बड़े लेवल पर। कंपनी ने अपना दांव सिर्फ किसी एक ऑटोमेकर या एक कार मॉडल पर नहीं लगाया है। अच्छा, तो उन्होंने अपना रिस्क फैला दिया था। बिल्कुल। ट्रांसक्रिप्ट के मुताबिक उनके पास इस समय 33 अलग अलग ग्राहकों के 64 ईवी प्रोग्राम्स चल रहे हैं, और सबसे बड़ी बात, इनमें से 33 प्रोग्राम्स तो अभी प्रोडक्शन में हैं। ओह, मतलब मैं इसकी तुलना एक ऐसे इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो से कर सकती हूँ जहां अगर एक सेक्टर क्रैश भी हो जाए, जैसे नॉर्थ अमेरिका का ईवी मार्केट, तो भी बाकी का पोर्टफोलियो रिटर्न ऊपर ही ले जाता है। सही एग्जाम्पल दिया आपने। अगर एक ग्राहक की गाड़ी नहीं बिक रही तो बाकी 32 ग्राहक उस नुकसान को कवर कर लेते हैं। और इसके साथ ही यूरोप के बाजार में जो इस वक्त हो रहा है, उसने सोना कॉमस्टार के लिए एक नया दरवाजा खोल दिया है। यूरोप में क्या हो रहा है? अर्निंग्स कॉल में क्लियर बताया गया है कि यूरोप में उनके कई बड़े कॉम्पिटिटर्स दिवालिया हो रहे हैं, और इस वजह से लगभग 400 से 500 मिलियन यूरो का रेवेन्यू बाजार में बिना किसी सप्लायर के उपलब्ध है। ओह, अब मैं समझी। मैंने पढ़ा था कि उनका RFQ यानी रिक्वेस्ट फॉर कोटेशन पाइपलाइन पिछले साल के मुकाबले 3 गुना बढ़ गया है, और स्टार्टर मोटर्स वाले मार्केट में भी बड़ी कंपनियां एग्जिट कर रही हैं, जिससे इनको नए ऑर्डर्स मिल रहे हैं। हाँ, एग्जैक्टली यही हो रहा है। लेकिन एक सवाल है मेरा, क्या ये सिर्फ इनकी किस्मत अच्छी है, मतलब कंपेटिटर्स डूब गए और इनका RFQ बढ़ गया, या फिर ये ग्लोबल सप्लाई चेन का कोई नया नक्शा बन रहा है जहां चाइना की जगह इंडिया एक स्ट्रॉन्ग ऑल्टरनेटिव बनकर उभर रहा है? देखिए, ऑटो इंडस्ट्री में RFQ आना कोई आम पूछताछ नहीं होती। जब कोई कार कंपनी RFQ भेजती है, मतलब वो बहुत सीरियस है। इस इंडस्ट्री में किसी नए सप्लायर को अप्रूव करने में सालों लग जाते हैं। हाँ, टेस्टिंग होती होगी, सेफ्टी चेक्स होते होंगे। बिल्कुल। तो जब यूरोप में कोई सप्लायर बैंकरप्ट होता है तो कार कंपनियों में पैनिक मच जाता है। उनके पास सालों तक टेस्टिंग करने का टाइम नहीं होता। वो किसी नए या अनजान प्लेयर पर रिस्क नहीं ले सकते। तो इसका मतलब वो भागकर उस सप्लायर के पास जाते हैं जो पहले से ट्राइड एंड टेस्टेड है, जो ग्लोबल लेवल पर काम कर रहा है, जैसे सोना।
एग्जैक्टली कार कंपनियां सेफ हार्बर ढूंढती हैं और सोना कॉमस्टार उनके लिए एक सेफ ऑप्शन बन गया है। देखिए, इसे ही मैनेजमेंट की भाषा में एंटी फ्रेजिलिटी कहते हैं। एंटी फ्रेजिलिटी। हाँ, मतलब जब सिस्टम में स्ट्रेस आता है तो एक नॉर्मल कंपनी टूट जाती है, लेकिन एक एंटी फ्रेजाइल कंपनी उन्हीं झटकों का फायदा उठाकर और स्ट्रांग हो जाती है। इफ वी कनेक्ट दिस टू द बिगर पिक्चर, तो समझ आता है कि ऑटो सप्लाई चेन अब आर्थिक मजबूरियों के चलते यूरोप और चाइना से हटकर भारत की तरफ मुड़ रही है। ये बहुत प्रोफाउंड पॉइंट है। ईवी के इस उतार चढ़ाव ने शायद मैनेजमेंट को एक बड़ी सीख दी है कि सिर्फ एक ही इंडस्ट्री पर निर्भर रहना खतरनाक है, और शायद यही वजह है कि अब वो सिर्फ गाड़ियों के बोनेट के नीचे तक सीमित नहीं रहना चाहते। बिल्कुल, उनका फोकस अब काफी ब्रॉड हो गया है। हाँ, अर्निंग्स कॉल में उनके नॉन ऑटोमोटिव रेवेन्यू पर बहुत ज़्यादा जोर दिया गया है। सो लेट्स टॉक अबाउट दैट। उनके नए इनोवेशंस क्या हैं जो इस पूरे गेम को बदल रहे हैं? ये उनकी स्ट्रैटेजी का अगला स्टेप है, जैसे टैम यानी टोटल एड्रेसेबल मार्केट बढ़ाना कहते हैं। उनका नॉन ऑटोमोटिव रेवेन्यू बढ़कर 31% हो गया है, और ये ग्रोथ ट्रैक्टर और कमर्शियल व्हीकल से आ रही है। मैंने सोर्स मटेरियल में 3 बिल्कुल नए प्रोडक्ट्स देखे जो मुझे पर्सनली बहुत इंटरेस्टिंग लगे। पहला तो एग्रीकल्चर सेक्टर के लिए था, एक हाइड्रोलिक मोटर कंट्रोलर। ये ट्रैक्टर में पंप, स्टीयरिंग और लिफ्टिंग को कंट्रोल करता है। हाँ, ये उनका पहला नया एरिया है। और दूसरा प्रोडक्ट तो बिल्कुल ही अलग दुनिया का है, इंडियन रेलवेज। वो पैसेंजर कोच जैसे वंदे भारत, राजधानी के लिए एयर स्प्रिंग्स बना रहे हैं। वहां लिखा था कि इससे सस्पेंशन सिस्टम मार्केट में उनकी पहुंच 4 गुना क्वाड्रिपल हो जाएगी। ये रेलवे वाला मूव बहुत स्ट्रेटेजिक है, क्योंकि सरकार का जो इंफ्रास्ट्रक्चर पुश है ये सीधा उससे कनेक्ट होता है। लेकिन जो तीसरा प्रोडक्ट है ना, वो टेक्नोलॉजी के हिसाब से सबसे एडवांस्ड है। आप एडैस यानी एडवांस ड्राइवर असिस्टेंस सिस्टम्स की बात कर रहे हैं ना? बिल्कुल वही। हाँ, वो एक इन कैबिन रेडार बना रहे हैं जो अंदर बैठे ड्राइवर की मॉनिटरिंग करेगा, जो नए AIS 184 नियमों के चलते लाजमी भी हो गया है। लेकिन जो सबसे चौंकाने वाली चीज थी वो है उनका नया एक्सटीरियर रेडार। हाँ, ये गेम चेंजर है। ट्रांसक्रिप्ट कहता है कि ये नया रेडार पुराने 12 अल्ट्रासोनिक सेंसर्स और 4 कॉर्नर रेडार को हटाकर बस 4 सेंसर से पूरी गाड़ी का काम कर सकता है, और चेन्नई में उन्होंने इसकी फैक्ट्री भी लगा ली है। लेकिन यहाँ मुझे फिर से एक डाउट आ रहा है। क्या डाउट है आपको? ये एक्सटीरियर रेडार वाला हिस्सा मुझे सेफ्टी के साथ खिलवाड़ लग रहा है। सेफ्टी के साथ खिलवाड़ कैसे? देखिए, एक कार में चारों तरफ 16 सेंसर लगे होते हैं ताकि गाड़ी सब कुछ देख सके। आप उन 16 सेंसर्स को हटाकर सिर्फ 4 सेंसर लगा रहे हैं। कोई भी कार कंपनी अपनी गाड़ी की सेफ्टी कम क्यों करना चाहेगी? ये तो पैसे बचाने का एक शॉर्टकट लग रहा है। आपका पॉइंट वैलिड लगता है, लेकिन अगर ये पुरानी टेक्निक होती तब। यहाँ जो टेक्नोलॉजी यूज हो रही है वो एक जनरेशनल छलांग है। पुरानी गाड़ियों में जो अल्ट्रासोनिक सेंसर होते हैं ना, वही गोल वाले जो बम्पर पर दिखाई देते हैं, वो बहुत कम दूरी तक काम करते हैं। अच्छा, तो उनकी रेंज कम होती है। हाँ, वो एकदम चमगादड़ के सोनार की तरह होते हैं, जो बस ये बताते हैं कि पास में कोई दीवार है या नहीं। इसीलिए मजबूरी में गाड़ी के चारों तरफ 16 सेंसर लगाने पड़ते हैं। ओह, ओके। तो ये नया रेडार कैसे अलग है? ये नया सिस्टम बहुत ही पावरफुल 4D इमेजिंग रेडार टेक्निक पर बेस्ड है। इन रेडार की रेंज बहुत दूर तक होती है और इनका फील्ड ऑफ व्यू बहुत चौड़ा होता है। तो जब आप कार के चारों कोनों पर ये 4 स्मार्ट रेडार लगाते हैं, तो इनका विजन आपस में ओवरलैप करता है। मतलब पूरी गाड़ी के चारों तरफ एक शील्ड जैसा बन जाता है? बिल्कुल, एक अदृश्य सुरक्षा घेरा जिसमें कोई भी ब्लाइंड स्पॉट नहीं बचता। ओह, आई सी। लेकिन कार कंपनियों को 16 के जगह 4 लगाने का आखिर क्या फायदा मिल रहा है? फायदा ही फायदा है। 16 सेंसर का मतलब है 16 जगह से वायरिंग खींचना, गाड़ी में 16 छेद करना, वजन बढ़ाना। 4 सेंसर लगाने से वायरिंग का पूरा जाल कम हो जाता है और गाड़ी का वजन कई किलो कम हो जाता है। और ईवी में वजन कम होने का सीधा मतलब है रेंज बढ़ना। एग्जैक्टली। और साथ ही मैन्युफैक्चरिंग की कॉम्प्लेक्सिटी कम होने से उनके करोड़ों रुपए बचते हैं। तो सोना कॉमस्टार यहाँ सिर्फ पुर्जे नहीं बेच रहा, वो OEMs की एक बहुत बड़ी समस्या को जड़ से खत्म कर रहा है। अब मुझे समझ आ रहा है। जब आप सिर्फ एक गियर बेचते हैं तो आप बस एक सप्लायर हैं जिसे कभी भी रिप्लेस किया जा सकता है। लेकिन जब आप पूरा सिस्टम जैसे रेडार सिस्टम या ट्रैक्टर कंट्रोलर देते हैं तो आप एक पार्टनर बन जाते हैं। बिल्कुल, इसे ही कहते हैं कंटेंट पर व्हीकल बढ़ाना।
सही। लेकिन देखिए नए रडार बनाना, चेन्नई में फैक्ट्री लगाना या रेलवे सस्पेंशन कंपनियों को खरीदना, इन सब के लिए पैसा तो बहुत लगता होगा ना। भारी निवेश चाहिए और यहीं पर एक कंपनी का असली टेस्ट उसकी बैलेंस शीट पर होता है। फाइनेंशियल नंबर्स को डिस्कस किए बिना तो ये डीप डाइव अधूरा ही रहेगा, क्योंकि कोई भी कंपनी बिना मजबूत बैलेंस शीट के इतने एग्रेसिव मूव्स नहीं ले सकती। बिल्कुल। तो चलिए कैपिटल एलोकेशन की बात करते हैं। ट्रांसक्रिप्ट में एक वन टाइम झटके का बड़ा जिक्र था। भारत में 21 नवंबर 2025 से नए लेबर कोड लागू हो रहे हैं, है ना? हाँ बिल्कुल। और इस वजह से ग्रेच्युटी और लीव एनकैशमेंट के लिए कंपनी के प्रॉफिट यानी पीएटी पर इस क्वार्टर में 30 करोड़ रुपए का असर पड़ा है। और आगे चलकर भी हर साल लगभग 4 करोड़ रुपए का कंटिन्यूस इम्पैक्ट रहेगा। हाँ देखिए, ये लेबर कोड आने से बेसिक सैलरी की परिभाषा बदल रही है, इसलिए कंपनियों को एम्प्लॉयज के बेनिफिट्स के लिए ज्यादा प्रोविजंस रखने पड़ रहे हैं। ये बेसिकली एक अकाउंटिंग एडजस्टमेंट है। लेकिन ध्यान देने वाली बात यह है कि इस 30 करोड़ के झटके के बावजूद उनका एडजस्टेड मुनाफा 20% बढ़ा है। मतलब उनका मेन कैश फ्लो बहुत सॉलिड है। लेकिन पता है, एनालिस्ट्स को खुश करना आसान नहीं होता। मैंने अर्निंग्स कॉल में देखा, निवेशकों का एक बड़ा तीखा सवाल था वहाँ। हाँ, वो रेलवे बिजनेस के मार्जिन्स को लेकर था ना। हाँ, उन्होंने पूछा कि नए रेलवे बिजनेस का मार्जिन 24 से 26% के बीच है, जबकि सोना का हिस्टोरिकल मार्जिन 37% रहा है। तो एनालिस्ट डर रहे थे कि ये नया बिजनेस ओवरऑल मार्जिन को नीचे खींच रहा है। वो कंपनी को एक्स रेलवे चश्मे से देख रहे थे। तो दिस रेजेस एन इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। शेयर बाजार का यही प्रॉब्लम है, वो हमेशा परसेंटेज में सोचते हैं, एब्सोल्यूट कैश फ्लो में नहीं। तो इस पर सीईओ ने क्या जवाब दिया? सीईओ ने बहुत क्लियर शब्दों में समझाया कि कंपनी को एक्स रेलवे देखना एकदम गलत अप्रोच है। असली टेस्ट ये नहीं है कि मार्जिन 27 है या 25। असली टेस्ट ये है कि क्या कंपनी ने सही वक्त पर कैपिटल डिप्लॉय करके शेयर होल्डर्स की जेब में कैश बढ़ाया या नहीं। बिल्कुल। इसको मैं एक एनालॉजी से समझाती हूँ। ये वाकई कोई पेड़ लगाने जैसा है। अगर हम 2016 से 19 तक का फेज देखें, तो उनके ईवी पार्ट से शुरू में उतना पैसा नहीं बना, लेकिन आज वो एक मल्टी मिलियन डॉलर बिजनेस है। सही एग्जाम्पल है। तो FY20 में मोटर बिजनेस खरीदना और FY26 में रेलवे बिजनेस खरीदना, ये दोनों लंबी अवधि के 15 साल वाले फ्लाईव्हील बनाने के तरीके हैं। तो मेरा सवाल ये है कि एनालिस्ट हमेशा सिर्फ अगले क्वार्टर पर क्यों अटके रहते हैं, जब मैनेजमेंट 15 साल आगे का सोच रहा है? क्योंकि शेयर बाजार का नेचर ही शॉर्ट टर्म होता है। उन्हें अगले क्वार्टर की अर्निंग्स की पड़ी होती है। लेकिन एक सक्सेसफुल मैन्युफैक्चरिंग कंपनी ऐसी शॉर्ट टर्म सोच नहीं रख सकती। अगर वो सिर्फ 27% के मार्जिन के ऑब्सेशन में रेलवेज नहीं खरीदते, तो आगे आने वाले कैश फ्लो को खो देते। हाँ, लॉन्ग टर्म ग्रोथ रुक जाते। बिल्कुल। और कंपनी के पास अभी भी 1000 से 1100 करोड़ का फ्री कैश पड़ा है, और उन्होंने इशारा दिया है कि वो आगे भी ऐसे स्ट्रेटेजिक एक्विजिशंस करेंगे। मतलब मार्जिन को 25% के आसपास मेंटेन रखना और कमोडिटी प्राइसेस बढ़ने के बावजूद कॉस्ट कंट्रोल करना, यही उनकी सबसे बड़ी ताकत है। एग्जैक्टली। तो अगर हम इस पूरी चर्चा को समराइज करें, तो ये साफ है कि ये सिर्फ एक 1200 करोड़ के रेवेन्यू की आम कहानी नहीं है। बिल्कुल नहीं, ये संकट को अवसर में बदलने का एक मास्टर क्लास है। सोना कॉमस्टार का केस स्टडी हमें सिखाता है कि ग्लोबल मंदी, टैरिफ वॉर और सप्लाई चेन की प्रॉब्लम से डरने की जरूरत नहीं है, अगर आपके पास 3 चीजें हैं। वो क्या? पहला, एक स्ट्रॉन्ग R&D कल्चर जो मटेरियल्स की कमी को इंजीनियरिंग से ठीक कर दे। दूसरा, ऐसी एजिलिटी कि आप 9 महीने में अपना फोकस अमेरिका से इंडिया और ईस्टर्न मार्केट्स में शिफ्ट कर दें। और तीसरा, डाइवर्सिफिकेशन। ईवी मार्केट गिरे तो ट्रैक्टर, रडार और रेलवेज आपका रेवेन्यू बचा ले। और ये सब बिना अपनी फाइनेंशियल स्टेबिलिटी को हिलाए। यही है उस एंटी फ्रेंजिलिटी का असली मतलब, जिसका जिक्र हमने पहले किया था। बिल्कुल। और देखिए, आज के इस गहरे विश्लेषण के बाद एक बड़ा और थोड़ा प्रोवोकेटिव सवाल उठता है, जो मुझे लगता है हमारे सभी श्रोताओं को सोचना चाहिए। कैसा सवाल? अगर एक ऑटो कंपोनेंट बनाने वाली कंपनी इतनी तेजी से बदलती जियोपॉलिटिक्स, नई लेबर पॉलिसीज और ईवी सेक्टर के मंदी के हिसाब से खुद को इतनी तेजी से ढाल सकती है, तो दुनिया की वो विशाल और पुरानी लेगेसी कार निर्माता कंपनियां इतनी धीमी क्यों हैं? सोचने वाली बात है ना? क्या भविष्य की मोबिलिटी रेस में असली ताकत उन कार बनाने वालों के हाथ में होगी जिनका लोगो गाड़ी पर लगता है, या फिर सोना कॉमस्टार जैसे उन चतुर सप्लायर्स के हाथ में होगी जो उस कार का दिमाग और दिल यानी रेडार और मोटर बना रहे हैं? इस पर जरूर सोचिएगा।
आज के डीप डाइव में बस इतना ही।